Hello everyone, this is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to Environment Matters. Today we are going to discuss about forest resources. In this lecture we will be discussing about the definition of forest. Then we will also discuss the different forest type classification of Indian forest given by Champion and Seth. Then we will also discuss the various benefits that are provided to us by the forest. Then we also discuss the deforestation issue, what are the causes, what are the impacts and what are the control measures for combating the issue of deforestation. सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फॉरेस्ट की डेफिनेशन से. तो अलग अलग जगहों पे फॉरेस्ट की अलग अलग डेफिनेशंस और अलग अलग उसके मापदंड हैं. तो एज पर FAO विच इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है, forest is basically any area that is spanning more than 0.5 hectare with average tree height of more than 5 meter and a tree canopy cover density of more than 10% may be called as a फॉरेस्ट. तो ये तीन क्राइटेरिया है मेनली. कोई भी एरिया जो 0.5 हेक्टेयर से बड़ा है, जिसमें कि जो एवरेज ट्री हाइट है वो 5 मीटर से ज़्यादा है, और जो ट्री कैनोपी डेंसिटी यानी कि जो पेड़ों का जो फैलाव होता है उसको हम कैनोपी कहते हैं. तो कैनोपी की जो डेंसिटी है दैट इज मोर देन 10%, तो उसको हम फॉरेस्ट कह सकते हैं. बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है फॉरेस्ट कवर की. इंडिया में जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल बाद जो है फॉरेस्ट कवर मैपिंग करता है, और फॉरेस्ट कवर मैपिंग का जो भी डाटा होता है पूरे ऑल ओवर द इंडिया का, उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश करता है. तो 2021 में SOFR आई थी, उसका 2023 में आई थी, और नेक्स्ट जो है अब 2025 में SOFR जो है वो रिलीज होगी. तो एज पर द लेटेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, इंडिया में जो है एनी एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर with a tree canopy density of more than 10% and a average minimum tree height of 2 meter irrespective of ownership and legal status comes under forest cover. तो जो वो फॉरेस्ट कवर की मैपिंग करते हैं, तो कोई भी ऐसा एरिया जो 1 हेक्टेयर से बड़ा है, 10% से ज़्यादा उसकी कैनोपी डेंसिटी है, और जो मिनिमम ट्री हाइट है वो 2 मीटर से ज़्यादा है, और इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओनरशिप और लीगल स्टेटस, उस एरिया को हम फॉरेस्ट कवर में काउंट करते हैं एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. और फॉरेस्ट एरिया की अगर बात की जाए या फॉरेस्ट कवर की बात की जाए, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. फॉरेस्ट कवर इज जहां पर एक्चुअल में फॉरेस्ट प्रेजेंट हैं, और फॉरेस्ट एरिया में बी एनी एरिया विच इज लीगली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट एरिया. तो वहां पर पेड़ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो दैट इज ए फॉरेस्ट एरिया. और जहां पर आपकी ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन जो है वो फिट बैठती है, दैट इज बेसिकली ए फॉरेस्ट कवर. तो वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज रफली अराउंड 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स, जो पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया का 31% है. और इंडिया के अगर फॉरेस्ट कवर की बात की जाए, तो इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो टोटल है 24.62% एज पर लेटेस्ट SOFR रिपोर्ट. और अगर इसमें सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात की जाए, तो जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है दैट इज रफली अराउंड 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसको कि हम बोल सकते हैं 71.37 मिलियन हेक्टेयर्स, जो कि लगभग पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का मात्र 21.71% है. और जो ट्री कवर है वो है 2.91%. तो इन दोनों को मिला के जो है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बनता है 24.62%. अब जो फॉरेस्ट कवर मैपिंग FSI करता है इंडिया में, उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनकी कैनोपी कवर डेंसिटी के बेसिस पे. सबसे पहली कैटेगरी है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो कि काफी घने जंगल होते हैं, उसमें जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 70% से ज्यादा होती है. दूसरा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जो उससे कम घने जंगल हैं, तो उसमें जो कैनोपी डेंसिटी रहेगी ट्री की वो 40 to 70% के बीच में रहेगी. और तीसरी जो क्लास है दैट इज ओपन फॉरेस्ट, जिसमें की जो कैनोपी कवर डेंसिटी है वो 10% से 40% के बीच में रहेगी. तो ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी कवर डेंसिटी फॉरेस्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस. और एक स्क्रब कैटेगरी है, वो फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट की जो है टाइप नहीं है, लेकिन जिस किसी एरिया में भी जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से कम रहेगी, उसको हम स्क्रब एरिया में रखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया. जो जितने भी फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंट क्राइटेरियाज यानी कि मापदंडों के आधार पर जो है वो डिवाइड किया गया है.
और जो इंडिया का फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एक चैंपियन इन सेहत का काफ़ी पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है। 1968 में क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से हालांकि इंडिया में देयर आर 16 मेजर फॉरेस्ट टाइप्स, बट उनको मेनली जो है 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और ये 5 ग्रुप्स जो हैं इनके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो इंडिया में जो फॉरेस्ट जितने भी जंगल पाए जाते हैं वो मेनली 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसका मतलब है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये ऐसे वन हैं जो किसी भी एक सीजन में एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते, जिसकी वजह से ये जो पत्ते इनके जो पत्ते हैं बेसिकली वो सीक्वेंस में गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इसको हम सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मेनली जो हैं 3 कैटेगरी के हैं फर्दर, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन और ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरी कैटेगरी है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये ऐसे वन हैं जिनमें जो पेड़ हैं वो एक साथ एक ही सीजन में अपनी पत्तियां जो हैं गिरा देते हैं और बिना पत्तियों के हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको पर्णपाती वन के नाम वनों के नाम से जाना जाता है। और ये जो है फर्दर 2 कैटेगरी के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा है फिर थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कांटेदार जंगल। चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन। ये फर्दर जो है 4-5 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट एंड अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट। तो ये माउंटेन फॉरेस्ट की डिफरेंट क्लासेस हैं। और लास्ट जो क्लास है, जो टाइप है दैट इज लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, जिसको कि हम कहते हैं दलदलीय वन, जो कि कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे वाले एरियाज में इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। सो दीज आर द 5 फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया दैट आर फाउंड इन इंडिया। अब इनके बारे में 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। इसमें जो है जैसा कि मैंने बताया था फर्दर इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसका मतलब है आर्द्र सदाबहार वन, या फिर पूरा इसको अगर आप लिखना चाहें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। इस तरह के वन जो हैं वेस्टर्न घाट में, अंडमान निकोबार आइलैंड में और जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उस एरिया में जो है पाए जाते हैं। ये वन जो है अक्सर ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, जो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 250 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो, और जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। ऐसे एरियाज में जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों में जो मेन मुख्यतः जो पेड़ हैं वो लगभग 60 मीटर या उससे ज़्यादा की हाइट जो है वो इजिली गेन कर लेते हैं। और जो स्पीसीज यहाँ देखने को नॉर्मली मिलती हैं जैसे कि रोजवुड है, इमोनी है, जैक फ्रूट है, बीटल नट है, पाम है, जामुन है, मैंगो है, होलोक है, इस तरह के जो पेड़ हैं वो आपको इस तरह के जंगल में देखने को मिलेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्ध सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये जो फॉरेस्ट हैं ये सेम उन्हीं एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना रहेगा कि ये उन एरियाज के उन पोर्शन में देखने को मिलेंगे जहां पर कंपैरेटिवली थोड़ी कम बारिश होती है। फॉर एग्जाम्पल जो वेस्टर्न घाट है, अंडमान निकोबार आइलैंड है और ईस्टर्न हिमालयाज है, इन्हीं पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें जहां पर कंपैरेटिवली कम बारिश होती है यानी कि 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास जो है एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है और जो एवरेज टेम्परेचर है वो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। तो ऐसी जगहों पे जंगल देखने को मिलते हैं। इन जंगलों में जो है मॉइस्ट एवरग्रीन जो ट्रीज हैं वो मिलते हैं देखने को, लेकिन कुछ बीच में छिटपुट जो है हमें मॉइस्ट डेसिडुअस यानी कि पर्णपाती पेड़ भी देखने को मिल सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है क्लाइंबर्स इन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। और स्पीसीज की अगर बात की जाए तो वाइट सीडार है, कायल है, होलोक है, इस तरह के पेड़ जो हैं इन जंगलों में आमतौर पर हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी कैटेगरी है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको कि हम बोलेंगे शुष्क सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। तो ये जो जंगल है बेसिकली वो शिवालिक हिल्स में, जो हिमालय की सबसे लोअर पोर्शन है उसमें जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज है अप टू 1000 मीटर की हाइट तक
नॉर्थ में, और अगर साउथ की बात करें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर ये जंगल हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो काफ़ी कम है पहले की दो कैटेगरीज से, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास एवरेज एनुअल रेनफॉल है, और मीन टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और इन जंगलों में जो है सदाबहार के साथ साथ जो है डेसिडुअस ट्रीज भी बीच में देखने को मिलते हैं। और स्पीसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे टैमरिंड है, इमली है, नीम है, ओलिव है, इस तरह के पेड़ जो हैं नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट टाइप, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये ऐसे जंगल हैं जो एक ही सीजन में एक साथ अपनी सारी पत्तियां जो हैं गिरा देते हैं। तो इसमें जो है फर्दर इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको कि हिंदी में हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और ये जो जंगल है मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हिमालयन फुट हिल्स के अलोंग जो है इजिली देखने को मिलेंगे, और जो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप्स हैं वहां पर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां ज़्यादा बारिश होती है, और जो ईस्टर्न स्लोप है वहां पर कंपैरेटिवली कम बारिश होती है बिकॉज दैट इज ए रेन शेडो एरिया। तो वहां पर कम बारिश होने की वजह से वहां पर पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय के। और इसके अलावा उड़ीसा में भी इस तरह के जंगल देखने को मिलेंगे, और ये जंगल नॉर्मली ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और जो ये जंगल है इनमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो काफी लंबे पेड़ होते हैं, ब्रॉड होते हैं, काफी ब्रांचेज होती हैं इनके ट्रंक्स में। और पेड़ों की बात की जाए तो टीक है, साल है, शीशम, महुआ, आंवला, सेमुल, सैंडलवुड, इस तरह के जो पेड़ हैं वो इजीली इस तरह के जंगलों में देखने के लिए मिल जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट को पूरा नाम हम हिंदी में देते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और ये जो जंगल है मेनली जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के वहां पर इजीली देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में भी ये जंगल जो हैं पाए जाते हैं। और ये कंपैरेटिवली थोड़ा कम बारिश वाले एरिया में पाए जाते हैं जहां पर एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। और अगर पेड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड, इस तरह के पेड़ जो हैं वो नॉर्मली हमें देखने को मिल जाते हैं। सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी इज माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है फर्दर 4 से 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, तो वन बाय वन इनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसको कि हिंदी में हम कहेंगे पर्वतीय आर्द्र शीत कटिबंधीय वन। टेम्परेट मीन्स शीत कटिबंधीय और ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय। तो दिस इज माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मीन्स पर्वतीय आर्द्र शीत कटिबंधीय वन। ये जो जंगल है नॉर्मली नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया दोनों में ही देखने को मिलते हैं। नॉर्थ की अगर बात की जाए तो ईस्ट ऑफ नेपाल से लेकर अरुणाचल तक जो है ये फैले हुए हैं, और साउथ में जो है जो नीलगिरी हिल्स हैं वहां पर ये इजीली देखने को मिलेंगे, और केरला के जो हायर एरियाज हैं, हायर रिचीज हैं, वहां पर भी इस तरह के जंगल देखने को मिल जाते हैं। और एवरेज जो हाइट है वो 1800 से 300 मीटर के बीच में रहती है। इस हाइट रेंज के बीच में अप्रोक्सीमेटली ये पाए जाते हैं, और मिनिमम जो रेनफॉल है यहाँ पर वो 200 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। ट्रीज की अगर बात की जाए तो रोडोडेंड्रॉन है, चंपा है, और काफी अलग अलग प्रकार का जो है ग्राउंड फ्लोरा यानी कि जो हर्ब स्पीसीज हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दूसरा है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन। सब ट्रॉपिकल मीन्स शीतोष्ण, पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन यानी कि माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इस तरह के जंगल जो हैं इस नॉर्मली इस तरह के एरिया में देखने को मिलते हैं जहां पर जो एवरेज रेनफॉल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है अप्रोक्सीमेटली। और एरियाज की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में लद्दाख और कश्मीर को छोड़कर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, इन सभी एरियाज में जो है ये इस तरह के जंगल जो हैं देखने को मिलते हैं। मेन स्पीसीज की बात की जाए जो चीड़ पाइन है यानी कि पाइनस रॉक्सबर्जाई है वो आपको इजीली इन जंगलों में देखने को मिलेगा, लेकिन पाइनस रॉक्सबर्जाई के अलावा जो है ओक, जामुन, रोडोडेंड्रॉन और काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के पेड़ जो हैं यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
थर्ड टाइप है हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय आर्द्रवन। और ये जो जंगल है नॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो नदरन हिली एरियाज हैं बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के, वहां पर देखने को मिलते हैं। और ये जो जंगल हैं ये 1000 से 2000 मीटर की हाइट के बीच में नॉर्मली पाए जाते हैं। पेड़ों की बात की जाए तो जैसे ओक है, चेस्टनट है, चीड है, साल है और काफ़ी सारे श्रब्स और डिफरेंट टाइप्स की जो ग्रास की स्पीसीज हैं वो इन जंगलों में देखने को मिलती हैं। फोर्थ टाइप है हिमालयन ड्राई टेम्परेट यानी कि पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो ये जो जंगल है नॉर्मली जे.एंड के, चंबा, हिमाचल की बात की जाए तो चंबा, लाहौल और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं और सिक्किम में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो मेनली हैं कॉनिफर ट्रीज यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे देवदार के पेड़ हैं, चिलगोजा पाइन है जिसको कि पाइनस जिरार्डियाना भी कहते हैं, मैपल है, ऑलिव है, विल्लो प्लांट्स हैं। इस तरह के पेड़ जो हैं यहाँ नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट। तो अल्पाइन एंड सब अल्पाइन जो फॉरेस्ट है उसको हम कहते हैं उच्च पर्वतीय और उप उच्च पर्वतीय। अल्पाइन मीन्स उच्च पर्वतीय और सब अल्पाइन मीन्स उप उच्च पर्वतीय। तो ये जो जंगल है लगभग 2500 से 4000 मीटर की हाइट में देखने को मिलते हैं। नॉर्मली इस तरह के एरियाज जो हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं साल के ज़्यादातर समय। और जो ये जो पेड़, ये जो जंगल है बेसिकली ये आपके ट्री लाइन के आसपास पाए जाते हैं। ट्री लाइन के पास जो जंगल पाए जाते हैं नॉर्मली जो सब अल्पाइन फॉरेस्ट या उप उच्च पर्वतीय जिसको भी हम कहते हैं, इसमें नॉर्मली जुनिपर के फॉरेस्ट, बेटुलाइटिलस यानी कि भोजपत्र, रोडोडेंड्रॉन की कुछ स्पीसीज, विल्लो, इस तरह के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्मली ये ट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा हाइट गेन नहीं करते हैं, काफ़ी कम इनकी हाइट रहती है, ठीक है। और जो दूसरा कैटेगरी है अल्पाइन फॉरेस्ट यानी कि उच्च पर्वतीय। अल्पाइन फॉरेस्ट जो हैं वो अपर साइड में यानी कि जो 3500 से 4000 मीटर के बीच की जो हाइट है, लगभग इतनी हाइट में जो है आपके ये जंगल देखने को मिलते हैं। इसको बेसिकली हम फॉरेस्ट नहीं कह सकते, एक वेजिटेशन टाइप कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार के जो ट्रीज हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये ट्री लाइन से ऊपर का एरिया है। तो मेनली यहाँ पर छोटी मोटी जो श्रब की स्पीसीज हैं जैसे पिंक रोडोडेंड्रोन है या फिर जो है काफ़ी सारी जो है हर्ब्स की स्पीसीज यहाँ देखने को मिलेंगे। अल्पाइन पास्चर्स और जो खुले जो घास के मैदान हैं वो देखने को मिलते हैं पर्वत की चोटियों में, जिसको कि हम बोलते हैं अल्पाइन वेजिटेशन। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट फॉरेस्ट टाइप इज थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट मीन्स कांटेदार जंगल। और इस तरह के जंगल नॉर्मली ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं जो ड्राई एरियाज हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, जहाँ पर जो है एनुअल जो एवरेज रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। तो ऐसे एरियाज अगर इंडिया की बात की जाए तो राजस्थान के आसपास के जो एरिया जैसे वेस्टर्न पार्ट्स हैं, पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, तो जो कि नॉर्मली जो हैं काफ़ी एरिड और सेमी एरिड एरियाज हैं। तो इस तरह के जंगल एरियाज में इस तरह के जंगल देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं या जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट उनकी नहीं रहती है, 10 मीटर से ज़्यादा हाइट हार्डली किसी पेड़ की जाती है। और अगर पेड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर बबूल, एकेशिया, खैर, खजूरी, नीम, खेजरी, पलास, इस तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं जो कि ज़्यादातर जो हैं कांटेदार पेड़ होते हैं। नेक्स्ट है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट यानी कि दलदलीय वन। और इस तरह के जो जंगल हैं वो नॉर्मली अंडमान निकोबार आइलैंड में और जितनी भी जो रिवर्स हैं मेजर, जैसे गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, इनके जो डेल्टा एरियाज हैं, डेल्टा एरियाज यानी कि जहाँ पर ये नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो इस तरह के डेल्टा एरियाज में इस तरह के दलदलीय जंगल पाए जाते हैं। और इन जंगलों की एक खास बात होती है कि इनकी जो ट्री स्पीसीज होती हैं, इनके जो जड़ें होती हैं इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों की, उनमें एक खास प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है रूट्स में। इनकी जड़ें पानी से बाहर ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकली होती हैं और इनकी जड़ों में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। सो दीज न्यूमेटोफोर्स बेसिकली हेल्प दीज फॉरेस्ट इन एयर एक्सचेंज। इनको सांस लेने में हेल्प करते हैं, बेसिकली एयर एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो है इन दलदलीय जंगलों में ही पाए जाते हैं। और पेड़ों की बात की जाए तो इसमें विस्लिंग पाइन्स, मैनग्रोव डेट्स, पाम्स, बुलेट वुड, इस तरह के पेड़ जो है नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। और इंडिया में मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात की जाए तो मैनग्रोव फॉरेस्ट लगभग 6740 स्क्वायर मीटर की जो कोस्ट लाइन है उसमें फैले हुए हैं, जो लगभग 7% हैं टोटल जितने भी वर्ल्ड में मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये शोर लाइन की जो इरोजन है उसको रोकते हैं, शोर लाइन को स्टेबलाइज करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के समुद्री तूफान आते हैं, सी स्टॉर्म्स आते हैं, उससे भी जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं, उसको काफ़ी हद तक उसका बचाव करते हैं। और सुंदरबंस जो गंगा डेल्टा में स्थित है, वो एक तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट है, सुंदरबन, which is also the habitat of Royal Bengal tiger. So these were the 5 major forest types that are found in India as per the Champion and Seith classification. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो वन हैं उनके क्या महत्व हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज या डिफरेंट टाइप के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है, हम सभी जानते हैं कि दे ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन, तो शुद्ध हवा हमें प्रोवाइड करते हैं। दे प्रिवेंट इरोजन, सॉइल इरोजन को कम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। हैबिटेट, दे सर्व एज ए हैबिटेट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। देन दे ऑल्सो एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ वाटरशेड, जो भी वर्षा का जल है उसके संचयन में वो एक तरह से हेल्प करते हैं, जिससे कि सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है, यानी कि मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है। दे ऑल्सो एक्ट एज विंड ब्रेक, हवा की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन जैसी जो इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं। दे प्रोवाइड अस शेड, सभी जानते हैं, ठीक है। देन दे ऑल्सो हेल्प्स इन हैपनिंग एडिक्वेट रेनफॉल, तो जो लोकल वाटर साइकिल है उस वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं और वर्षा की जो संभावना है उसको बढ़ाते हैं। दे ऑल्सो स्टेबलाइज द क्लाइमेट, दे ऑल्सो मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज जो फॉरेस्ट हैं दे आर ह्यूज सिंक्स ऑफ कार्बन। जितने भी पेड़ जंगलों में पाए जाते हैं, जितनी वनस्पतियां जंगलों में पाई जाती हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज एक तरह से उसको मिटिगेट करने में हेल्प करती हैं। दे प्रोवाइड अस फ्यूल, जलाने की लकड़ी मिलती है। फूड, forests are also sources of food, they provide us different types of medicines, then we get rubber products, पेपर मिलता है, wood based कई चीज़ें मिलती हैं। there are hundreds of things that we are getting from the forest except wood, which are known as NTFs, non timber forest products. So there are range of services that are provided by the forest. Now coming to the deforestation. So what is deforestation? Deforestation is simply the clearance or removal of the forest from any area by cutting down the trees. That is known as deforestation. किसी भी एरिया में अगर जंगल पेड़ काट के हम उस जंगल को साफ करें तो that process is basically known as deforestation. अब deforestation के क्या कारण हैं? कई कारण हो सकते हैं। कमर्शियल लॉगिंग हो सकती है, जंगल की लकड़ी जो है उसको निकाल कर कमर्शियल यूज़ के लिए जब उसको सेल आउट किया जाए, वो कारण हो सकता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो सकता है। कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जैसे इंडिया में या बाकी वर्ल्ड में भी जो है वो इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो करती हैं। जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस जो है वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो फॉलो करती हैं, जो हर साल अपना जो है रहने का स्थान बदलती रहती हैं। किसी भी नए एरिया में जाती हैं, वहाँ पर वो जंगल क्लियर करेंगे, जंगल क्लियर करके वहाँ अपनी खेती बाड़ी करेंगे, और नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट ईयर जो है वो किसी दूसरी जगह पे जाएंगे, वहाँ पर नए जंगल को साफ करेंगे और एग्रीकल्चर लैंड और अपना जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से जो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जैसे इंडिया में इसको झूम कल्टिवेशन का नाम भी दिया गया है। तो झूम कृषि जो है पद्धति, ये इस तरह की जो कृषि पद्धतियां हैं वो भी डिफॉरेस्टेशन का एक काफी बड़ा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। अब जितना भी हमें शहर बनाने हैं या कोई भी रेजिडेंशियल एरियाज बनाने हैं तो उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है, और ज़मीन जो है वो किसी भी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके ही आएगी। तो अर्बेनाइजेशन भी एक कारण है डिफॉरेस्टेशन का। देन ओवरग्रेजिंग यानी कि पशुओं का अत्यधिक चरान करना। किसी भी एरिया में उस चरागाह की कैपेसिटी से ज़्यादा पशुओं को वहाँ छोड़ना या फिर बार बार पशुओं को वहाँ पर चराना, जिसको हम ओवरग्रेजिंग कहते हैं, जिससे कि वहाँ की जो घास है या बाकी की जो वनस्पति है वो दोबारा से रीग्रो करने की अपनी कैपेसिटी को खो देती है, और जो पशुओं के जो हूफ्स होते हैं यानी कि खूर होते हैं, उससे भी वहाँ की जो सॉइल है वो लूज हो जाती है, ड्राई हो जाती है। सो दैट टाइप ऑफ सॉइल इज इजीली सब्जेक्टेड टू द इरोजन बाय द विंड और इरोजन बाय द वाटर। तो मृदा अपरदन काफ़ी इजीली वहाँ हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की वनस्पति धीरे धीरे सूख जाती है। देन माइनिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जो है डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं वो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, और उन मिनरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है। और माइनिंग करने के लिए, उन रिसोर्सेज को निकालने के लिए सबसे पहले ज़मीन के ऊपर जो जंगल लगे हैं उस
एरिया में उन जंगलों को साफ करना पड़ता है। तो वो भी एक डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा जो कारण है वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन का, दैट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और लगभग वर्ल्ड का जो 80% डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एग्रीकल्चर लैंड की क्रिएशन की वजह से होती है। देन कुछ और भी रीजन हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर हैं। तो फॉरेस्ट फायर जो है वो नेचुरल भी हो सकती है, वो ह्यूमन जनरेटेड भी हो सकती है। तो जंगलों में आग की जो घटनाएं हैं वो भी डिफॉरेस्टेशन का एक काफी बड़ा कारण है। अब इसके अगर इफेक्ट्स की बात की जाए तो डिफॉरेस्टेशन में लीड टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जितना भी कार्बन जो फॉरेस्ट में स्टोर है, जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो वो कार्बन उन पेड़ों में से दैट विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2 और इन द फॉर्म ऑफ मीथेन। एंड बोथ CO2 एंड मीथेन दे आर ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा, देयर विल बी लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनका वो पर्यावास था, यानी कि हैबिटेट था जहां पर वो रहते थे, लेकिन अब डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से दे हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट, और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा। हो सकता है कि वो स्पीसीज दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाएं, और अगर वो माइग्रेट नहीं कर पाती हैं और एडप्ट नहीं कर पाती हैं तो हो सकता है कि उन स्पीसीज का विलुप्तीकरण हो जाए या विलुप्त हो जाए, वो एक्सटिंक्ट हो जाए वो स्पीसीज। देन डिफॉरेस्टेशन में ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं उनकी जो जड़ें हैं पेड़ों की वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, लोकल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करती हैं, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट का बैलेंस है उसको मेंटेन करती हैं। लेकिन जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो आपकी जो सॉइल है वो इजीली इरोड हो जाएगी। जब भी तेज बारिश होगी, जब भी तेज हवाएं चलेंगी उसके साथ वो सॉइल बह जाएगी। नेक्स्ट है ड्रॉट्स। तो ड्रॉट्स भी जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। लेकिन जब जंगल नहीं होंगे तो वाटर साइकिल मेंटेन नहीं होगी, बारिश प्रॉपरली नहीं होगी उस एरिया में, जिसकी वजह से सूखा पड़ने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देन डेजर्टिफिकेशन। तो फॉरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, यानी कि जो उसकी फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, यानी कि उपजाऊ क्षमता है, वो भी कम हो जाएगी। देन देयर विल बी लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, देयर विल बी लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकते हैं। और सोशियोइकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की अगर बात करें तो देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट और मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज। तो जो लोग जंगलों के आसपास या जंगलों के एरिया में रहते हैं वो लोग डिफॉरेस्टेशन की वजह से अपने घर बार और जो वहाँ के एरियाज हैं, ज़मीनें हैं, उनको छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर प्लस उनका जो लाइवलीहुड यानी कि उनकी जो आजीविका है, रोजी रोटी है, वो उनसे छिन जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से उनको जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से इट मे गिव राइज टू सोशल अनरेस्ट और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। कई प्रकार के जो हैं सामाजिक मतभेद जिसकी वजह से जनरेट हो सकते हैं। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से देयर विल बी लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, जो हमने इससे पिछली स्लाइड में डिस्कस की, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सर्विसेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट सर्विसेज। तो वो सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विसेज जो है हम खो देते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और कई प्रकार के इकोनॉमिक लॉसेज हमें होते हैं, जैसे जंगलों से लकड़ी मिलती है, इको टूरिज्म यानी टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, और कई प्रकार के जो है लकड़ी के अलावा जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमें जंगलों से मिलते हैं उनका भी नुकसान हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है, जैसे हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल की इकोनॉमी काफ़ी हद तक फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर जंगल नहीं होंगे तो टूरिज्म जो है डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेट की जो GDP है वो कम हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंट्रोलिंग मेजर्स। किस प्रकार से हम डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने में अपना योगदान कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, यानी कि नई जगहों पे जंगल लगाए जाएं, जहां पर जंगल पहले से थे बट किसी कारणवश जो है वो जंगल ख़त्म हो गए, उन एरियाज़ में दोबारा से जंगल लगाए जाएं, ये सबसे ज़रूरी है। देन रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हमें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है पेपर। तो पेपर जो है वो प्लांट्स के थ्रू बनाया जाता है, उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन अगर पेपर को हम बार बार यूज़ करें, उसको रिसाइकिल करें, तो उतने जो पेड़ हैं हमारे कम कटेंगे। तो ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव मेथड हो सकता है। लोगों को अवेयर करना है, एजुकेटिंग पीपल, लोगों को जागरूक करना और अवेयर करना कि डिफॉरेस्टेशन और
उनकी जो लाइवलीहुड है, उनका जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके बीच में क्या लिंक है, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उनकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर, उनकी लाइवलीहुड के ऊपर और उनकी हेल्थ के ऊपर। ये समझाना ज़रूरी है ताकि लोग जो हैं वो भी अपना योगदान करें जंगलों के संरक्षण में। देन देयर शुड बी प्रॉपर लॉज अगेंस्ट कटिंग ऑफ द ट्रीज। तो जितने भी हमारे एक्ट्स और लॉज बने हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए और लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए, तो जितने भी हमारे रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, और अगर वो ऑन पेपर बने हैं तो उनको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग हिमाचल का दे सकते हैं। हिमाचल में जैसे ग्रीन फेलिंग के ऊपर टोटल बैन है, हरे पेड़ों को आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया से नहीं काट सकते हैं, और वही कारण है कि हिमाचल के जंगल जो हैं काफ़ी हद तक आज की डेट में जो हैं बरकरार हैं। और अगर ये इस तरह की पॉलिसी, ग्रीन फेलिंग की पॉलिसी जो है हिमाचल में नहीं रही होती या नहीं होती, तो हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज में आज हमारे हिमाचल का जो फॉरेस्ट कवर कहीं 26-27% है, वो मात्र 5 से 6% घटकर रह गया होता। तो इस तरह के जो लॉज या पॉलिसीज हैं उनका होना भी ज़रूरी है हमारे जंगलों के संरक्षण के लिए। देन मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो जितने भी अर्बन, हमें पता है कि कोई भी रेजिडेंशियल एरिया क्रिएट करना है, एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट करना है, या कोई भी एरिया क्रिएट करना है ह्यूमन यूज़ के लिए, तो उसके लिए नेचुरल लैंडस्केप्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, और इसको हम कहते हैं लैंड यूज चेंज, जिसके लिए डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम किसी भी एरिया में ह्यूमन यूज़ के लिए कोई भी एरिया क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई शहर बसा रहे हैं, तो वहाँ पर जो उसका नेचुरल जो लैंड उसका लैंड यूज़ था बेसिकली, उसको भी इंटैक्ट फॉर्म में छोड़ना ज़रूरी है। अगर शहर भी बसा रहे हैं, दैट शुड बी in a well planned manner. There should be small forest patches, there should be green areas, there should be park areas, there should be a good drainage system, और जितनी बिल्डिंग्स वहाँ बनाई जाएं those should be green buildings। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो हैं सस्टेनेबल अर्बन प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको बचाकर रखा जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन, उसके क्या कारण हैं, क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं, और किस प्रकार से हम डिफॉरेस्टेशन की जो समस्या है उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। So that was all about the forest resources. I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, and if you found this lecture useful, do subscribe to Environment Matter and also recommend this channel to your friends. Thank you.